हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। आप इसे पढ़िए, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। कम से कम आप इसे 2 बार तो पढ़िए ही पढ़िए। जितनी बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको जो है नया कुछ बताता है। आपने भी रियलाइज किया ही होगा कि जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे कुछ कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आप इसे पढ़िए फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो भी हो, टाइम लगता है कोई दिक्कत नहीं है, आप गलत करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप करिए, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे पढ़िए फिर सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। आपने पढ़ भी लिया है और सॉल्व करने की कोशिश की है, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, कह रहा है कि 2 स्टेशनों नई दिल्ली और पटना के बीच की दूरी जो है 370 किलोमीटर है। ट्रेन ए दोपहर 3 बजे जो है दिल्ली से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जबकि ट्रेन बी शाम 4 बजे पटना से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। हालांकि शाम 5 बजे ट्रेन ए अपनी जो है गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देती है। यदि दोनों समान गति से यात्रा करते हैं तो वे किस समय मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि पटना और नई दिल्ली के बीच में 2 ट्रेनें चलती हैं, लेकिन उसने बोला है कि जो नई दिल्ली से ट्रेन चलती है वो 3 बजे ही चलती है, और जो पटना से चलती है वो 4 बजे चलती है। तो हमें क्या करना है, उनकी अगर बीच में कहाँ मिलेंगी, तो भाई सेम टाइम में तो चलाना पड़ेगा ना। अगर हम सेम टाइम में नहीं चलाएंगे तो हम ये बता नहीं सकते कि वो कितने बजे कितनी दूरी पे मिलेंगे और कितने घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या कह दिया है, ये हो गई पटना टू नई दिल्ली, न्यू दिल्ली ये हो गया, और ये पटना हो गया हमारा। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है, 370 किलोमीटर। कह रहा है कि जो नई दिल्ली से ट्रेन चलती है वो 3 बजे चलती है। ए है वो जो चलती है वो कितने बजे, दोपहर के 3 बजे। ठीक, और स्पीड क्या है इसकी, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। ठीक है, और ये जो बी है ये इधर आ रही है, और कितने की स्पीड से, इसकी स्पीड है वी बी मान लेते हैं, इसकी वी ए। ये कितने की स्पीड से आ रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही। ये कितने बजे चल रही है भाई, 4 PM पे। तो मैंने आपको क्या बताया
कि जब भी किसी दो लोगों के बीच की दूरी निकालनी है या फिर उनके वो दोनों कब आपस में मिलेंगे, तो इनको क्या करना पड़ेगा भाई, सेम टाइम पे चलाना पड़ेगा। अगर आगे पीछे आप चलाओगे तो आप गलत बताते होगे आंसर। आपको क्या करना है, सेम टाइम पे चलाना है। तो सेम टाइम पे चलाने के लिए ये 3 बजे चला है तो 4 बजे कहाँ पहुंचेगा ये। अगर ये अभी तक चला नहीं देखा जाए तो 4 PM पे कहाँ पहुंच जाएगा। 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है तो 1 घंटे में कितनी चलेगा ये, 35 किलोमीटर चल चुका होगा। अब ए यहाँ पे है, ये भी 4 बजे है, यहाँ भी 4 बजे। लेकिन उसने एक कंडीशन रखी है कि शाम 5 बजे ट्रेन ए अपनी गति 5 किमी प्रति घंटा बढ़ा देती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक एक घंटा इनको और चलाएंगे। ठीक, कह रहा है 1 घंटे में चलाएंगे तो कितना जाएगा भाई, 35 और जाएगा, 35 किलोमीटर और जाएगा। अब बज गए हमें क्या, शाम के 5 बज गए, 5 PM। और तब ये कहाँ पहुंचा होगा फिर, भाई बीवी तो चला होगा 4 बजे तो वो भी चला है। तो 5 PM पे ये कितना पहुंचेगा भाई, इसकी स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में कितना चला होगा, 45 किलोमीटर। अब 5 PM पे ये, 5 PM पे बी यहाँ है, इधर जा रहा है, और ए यहाँ है। लेकिन अब इसकी स्पीड जो है वो कितनी हो गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अब बढ़ गई। तो अब कितनी हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसकी स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा है ये। ठीक, अब देखा जाए तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बची भाई, 35 35 इधर चला, 70, और 45 कितना हो गया, 115। तो टोटल 370 था तो 115 घट गया तो 255 किलोमीटर बचा इनके बीच की डिस्टेंस। कितनी बच गई, 255 किलोमीटर। ठीक, कह रहा है कि यदि दोनों समान गति से, अब मतलब स्पीड में इनकी जो है वो चेंजिंग कहना चाह रहा है कि अब नहीं हो रही। तो आप बताइए कि 255 किलोमीटर इनके बीच का डिस्टेंस है, इनकी स्पीड दे रखी है, तो इनका टाइम, मीटिंग टाइम नहीं बता सकते हम कितने बजे मिलेगा। मीटिंग टाइम मिलने का टाइम क्या होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 255 किलोमीटर है। स्पीड क्या होगी, मैंने बताया है ना कि जो जमीन पे होते हैं जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो इनकी स्पीड जुड़ जाती है। और जुड़ती क्यों है, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक एक घंटे में, 1 घंटे में क्या हो रहा है कि ए कहाँ पहुंचेगा, 40 किलोमीटर चलेगा, और वही बी कहाँ चलेगा, वही 1 घंटे में, ये 45 किलोमीटर। मतलब कहने का तो उनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 45 और 40, 85 किलोमीटर क्या हो गई, कम हो गई 1 घंटे में। तो अगर टोटल 255 किलोमीटर हमें चलना ही है, तो अगर 1 घंटे में 85 किलोमीटर जा रहे हैं, तो हम बता नहीं सकते कि 255 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे स्पीड इसीलिए इनकी जुड़ जाती है। तो यहाँ स्पीड कितनी होगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो ये कितना हो गया, 85। तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। 8 3 24, 5 3 15। तो 3 घंटे टाइम लगेगा इनको मिलने में कहीं यहाँ पे, कहाँ पे, 3 घंटे। मतलब कहने का अर्थ ये 5 बज रहे हैं तो 3 घंटे में ये यहाँ पे कहीं मिलेगा, मतलब 8 PM पे ये क्या होंगे, मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे ये, 8 PM पे। तो कौन सा सही है हमारा, नॉन ऑफ दिस। क्योंकि जब कोई नहीं मैच कर रहा है भाई, डिटरमाइन तो हमने कर लिया ना, ऐसा तो है नहीं नहीं किया, डिटरमाइन तो हमने कर लिया, लेकिन हमें इसमें आंसर नहीं मिला। तो कौन सा होगा, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, वो किस समय मिलेंगे यही तो हमसे पूछा है, तो समझ में आ गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन आप इसे ध्यान से पढ़िए, और कम से कम 2 से 3 बार। मैं यही कहूँगा कि अगर ठीक है आपको एक बार में समझ में आ जाता है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, फिर आप दोबारा भी उसे पढ़िए, फिर देखिए कि क्या चीज़ें कुछ नई मिली कि या वही मिली। ठीक है, जब आप 2 3 बार पढ़ते हो ना तो क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है। अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको देखते ही ये पता चल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप इसे 2 बार कम से कम पढ़िए मेरे कहने पर, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक है, और लेकिन ध्यान से पढ़िए।
तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। अब मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। आपने कर लिया तो अब मेरी बारी है बताने की। कह रहा है अविनाश, भास्कर और चंदन किसी कार्य को कम से 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन अविनाश और चंदन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ कर देते हैं। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? ठीक है, तो अविनाश को हमने क्या मान लिया? ए मान लेते हैं, भास्कर को बी मान लिया और चंदन को सी मान लिया। तो अविनाश को ए, भास्कर को बी और चंदन को सी मान लिया हमने। ठीक, कह रहा है कि 10, 12 और 15 दिन में, मैंने क्या यहाँ पे बताया, कौन सा टाइम यहाँ पे लिखा जाता है? जितने टाइम में ये अकेले या फिर दो लोग मिलकर पूरा काम करते हैं, ठीक है, जितने टाइम में यहाँ पे पूरा काम होता है वो टाइम लिखते हैं। तो यहाँ पे बताया ना कि वो 10 दिन में पूरा काम कर लेता है, ये 12 दिन में और ये 15 दिन में। ठीक है, टाइम हमें पता हो गई, तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि नहीं? तो टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 10, 12, 15 का एलसीएम कितना होगा? 60। मैंने क्या क्या कहा है कि टोटल वर्क के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो गया? 60। अब एलसीएम ही क्यों लेते हैं टोटल वर्क के लिए? मैंने कहा है ना कि आप टोटल वर्क कुछ भी मान सकते हो, लेकिन जो मानोगे वो हर जगह लोगे। तो एलसीएम हम इसलिए मानते हैं कि ताकि अगर हम टाइम से इफिशियंसी आए, क्योंकि आपको पता है ना कि वर्क बराबर क्या होता है? इफिशियंसी इनटू टाइम। अगर वर्क में हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें इफिशियंसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इफिशियंसी मतलब क्या? पर डे, पर मिनट, पर घंटे का कार्य जो होता है वही हमारी क्या होती है? इफिशियंसी होती है। तो जो हम डिवाइड करेंगे टोटल वर्क में टाइम से, तो जो इफिशियंसी हमें मिले, जो इफिशियंसी मिले वो इक्वरेट मिले, कहने का दशमलव में ना मिले। अगर यहाँ पे हम अपने से कुछ मान के रख लेंगे 100, 50, 200, तो जाहिर सी बात है कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि वो इक्वरेट वैल्यू दे, दशमलव में दे सकता है। ठीक है, दशमलव में आएगा तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, आएगा आंसर तब भी, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो 10 से भाग दिया, कितना आ गया? 6। ये हमारी क्या आ गई? इफिशियंसी। और 12 पंचे 60 और 15 चौके 60। ठीक, ये हमें क्या मिल गई? इफिशियंसी। अब कह रहा है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन अविनाश और चंदन कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देते हैं। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? ठीक, कहने का अर्थ वो तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन पहले अविनाश और चंदन जो है काम छोड़ देते हैं। तो एक बात आप बताइए कि लास्ट के 3 दिन में किसने कार्य किया? किसने? भास्कर ने अकेले ही तो कार्य किया। तो भास्कर द्वारा लास्ट के 3 दिन में किया गया कार्य कितना होगा? ये तो हम बता सकते हैं ना। भाई लास्ट के 3 दिन में कितना कार्य? भास्कर की इफिशियंसी 5 है, ठीक, और 3 दिन में तो कितना कार्य कर लिया उसने? लास्ट के 3 दिन में 15 वर्क उसने अकेले किया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा था? रिमेनिंग वर्क कितना बचा था भाई? टोटल वर्क 60 है, इसमें से चंदन ने लास्ट के 3 दिन किए हैं, तो 15 दिन घटा दिया तो बचा कितना? 45 डे। 45 डे। अब ये 45 वर्क किसने किया भाई? तीनों ने मिलके ही तो किया है। क्या कह रहा है? वो तीनों ने तो मिलके ही किया है। तो तीनों द्वारा ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा? कितना होगा भाई? तो वर्क पता है हमें 45 उन्होंने किया है, इनकी इफिशियंसी पता है कितना? 6, 5, 11, 4, 15। तो 15 ત્યાં 45। इन्होंने कितने दिन काम किया शुरू के? 3 डेज। तो ये हमसे पूछ रहा है कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। भाई 3 दिनों ने तो मिलके काम किया इन्होंने, और प्लस 3 दिन तक तो बी ने अकेले कार्य किया। यही तो होगा, ए प्लस बी प्लस सी 3 दिन तक। तो टोटल कितने दिन भाई? 6 डे। ठीक, 6 डे। कौन सा सही है हमारा? ये सी वाला। तो समझ में आ गया होगा कि आंसर आया कहाँ से।
ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, ये एज के क्वेश्चन है, काफ़ी हार्ड नहीं है, सिंपल ही है। जो जैसा जैसा मैं कहता जाए वैसा वैसा आप करते जाओगे तो जाहिर सी बात है कि आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। अब मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। ठीक है, कह रहा है कि 5 वर्ष पहले विराट और रोहित की आयु का अनुपात 11:5 था। यदि वर्तमान में उनकी औसत आयु 69 वर्ष है तो उनके बीच की वर्तमान आयु का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि विराट को V मान लिया, रोहित को R मान लिया, तो इनकी एज का रेशियो दे रखा है कितना, 11 और 5 का रेशियो दे रखा है, वो भी कितने साल, 5 साल पहले का। ठीक है, 5 साल पहले का। तो एक बात बताइए कि अगर हम इसकी 5 साल पहले एज 11x मान लें और इसकी एज कितना मान लें, 5x, तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। रेशियो क्या है, सेम रहेगा ना। जब निकालेंगे इनका रेशियो 11:5x, एक्स एक्स कैंसिल, 11:5 का रेशियो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो एक बात बताइए कि 5 साल बाद, 5 साल पहले इनकी एज कितनी हो, बाद में, मतलब प्रेजेंट एज। कह रहा है ना कि विराट और कोहली की कितनी है, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले अगर इनकी एज इतनी थी तो प्रेजेंट में कितनी होगी भाई। जाहिर सी बात है कि प्रेजेंट में इनकी एज कितनी होगी, 11। अगर मैं 5 जोड़ दूं तो ये क्या होगी, प्रेजेंट की एज होगी 5 साल पहले। अब प्रेजेंट में जो 5 साल जोड़ दिया तो प्रेजेंट की एज हो गई। इसकी कितनी हो जाएगी, 5x+5। ये इनकी प्रेजेंट एज मिल गई। ठीक है, इनकी प्रेजेंट एज क्या हो गई भाई, हमने 5 साल पहले की एज में 5 और जोड़ दिया तो प्रेजेंट एज मिल गई हमें। तो यहाँ पे उसने बोला है कि यदि वर्तमान में उनकी औसत आयु 69 वर्ष है, तो हम औसत आयु निकाल लेते हैं, एवरेज एज। तो एवरेज एज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो लोग हैं तो दोनों की आयु जोड़ करके क्या करते हैं, नंबर ऑफ पर्सन से भाग दे देते हैं। तो कितना होगा इनका, 11x+5 प्लस 5x+5। दो लोग हैं तो इनकी एवरेज एज निकल गई, जो कि दिया कितना है उसने, 69 साल। भाई एवरेज एज ही तो दिया है 69 साल, तो एवरेज एज हमने निकाल लिया। अब जोड़ लेते हैं, कितना होगा, 11, 5, 16 और 10, मतलब कहने का अर्थ आ जाएगा 8x+5 बराबर कितना, 69। तो 8x बराबर कितना, 64। x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 8। x बराबर कितना आ गया, 8। तो हमसे पूछा क्या है, तो उनके बीच वर्तमान आयु का अंतर। आप या तो करो x का मान यहाँ रख करके, यहाँ रख करके निकाल दो, या फिर प्रेजेंट एज ये भी है, ये भी है, इनका क्या अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कितना होगा भाई, 11x+5 में से 5x+5 गया तो कितना जाएगा, 6, 5, 11, मतलब अंतर कितना है, ये अंतर कितना है, 6x। तो 6x का मान पता है हमें कितना, 8, तो कितना हो जाएगा अंतर, 45। आप चाहो तो यहाँ पे भी रख सकते हो 11x+5, 5x+8, मतलब x की जगह 8 रख के करोगे तब भी ये अंतर इतना ही आएगा। लेकिन क्या है कि आपको कम टाइम में करना है। ठीक है, तो ये कौन सा आंसर है हमारा सारा सही, डी। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये,
आप इसे पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कम से कम 2 बार, मैंने कहा ना कि ध्यान से पढ़िए। आप किसी भी क्वेश्चन को कम से कम ध्यान से पढ़िए, उसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। गलत सही जो भी आप कर सकते हैं वो करिए, लेकिन करिए जरूर। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप इसकी स्पीड इंप्रूव नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए आपने कर लिया, अब मेरी बारी है बताने की। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है आईबीपीएस और एसबीआई साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू की बात कर रहा है, में क्रमशः 140% और 75% जो है कैंडिडेट पास हुए, उम्मीदवार पास हुए। आईबीपीएस साक्षात्कार में मतलब इंटरव्यू में कुल जो है उम्मीदवार में से 30% असफल हुए। तो जाहिर सी बात है कि कुल उम्मीदवार में से 70% सफल हुए होंगे। ठीक है, कह रहा है एसबीआई साक्षात्कार में 40% उम्मीदवार असफल हुए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 60% सफल हुए होंगे। तो दोनों साक्षात्कार आईबीपीएस और एसबीआई में सम्मिलित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कितना है भाई। यहां पे एक बात बताइए, किसकी किसकी बात कर रहा है? आईबीपीएस एंड एसबीआई की बात कर रहा है। अगर ये कह रहा है कि हम मान लेते हैं 100x आईबीपीएस में थे और 100y इसमें थे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 30% किसमें? आईबीपीएस में असफल हुए। 30% आईबीपीएस में क्या हुए? फेल हो गए। तो पास कितने हुए? जाहिर सी बात है कि 70%। 70% क्या हो गए? पास हो गए। तो 100x का 70% कितना होगा? 100x का 70% कितना होगा भाई? 70x। तो 100 में से 70 अगर पास हुए तो जाहिर सी बात है कि 30 फेल भी हुए होंगे। ठीक, यहाँ पे भी वही क्या नहीं कहानी है, फेल्ड एंड पास की, एंड पास की। तो इसमें क्या बोला है कि एसबीआई में 40% उम्मीदवार असफल हुए, मतलब 40% अगर फेल हुए तो जाहिर सी बात है कि 60% पास हुए। तो इसका 40% कितना हो गया? 40y, और यहाँ पे कितना हो गया? 60y। एक बात उसने पहले ही दे रखी है कि आईबीपीएस एसबीआई में जो है साक्षात्कार में कम से 140 और 75 उम्मीदवार पास हुए। एसबीआई आईबीपीएस में 140 पास हुए। तो मतलब कहने का अर्थ क्या? ये इतना पास हुए, हमारा पास कितने हुए थे? इतने, और उसने दिया कितना है? इतना। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कितना? 75 पास हो रहे हैं। तो 70x बराबर 140 हुआ। तो x का मान कितना आ गया? 2। तो अगर x का मान 2 आ गया तो टोटल कैंडिडेट हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे आईबीपीएस में? 200। ठीक, और यहाँ पे 60y बराबर कितना हमारा है? भाई ये भी पास वाले हैं और ये भी पास वाले हैं। यहाँ पे आईबीपीएस में भी क्या 140 पास वाले हैं और हमारा 70x पास वाले हैं। तो क्या होगा? बराबर नहीं होगा। तो ये कितना हो गया? 75। तो काट देते हैं, 15 चौका 60, 15 पचे 75। तो y बराबर कितना आ गया? 5/4 आया। तो हमसे क्या है, टोटल कैंडिडेट हमारे कितने होंगे भाई? 100y है। y की जगह हमने क्या रख दिया? 5/4। तो ये क्या हो गया? 25। तो 25 पंचे 125। कहने का अर्थ एसबीआई में टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 125। आईबीपीएस में 200। तो हमसे पूछा क्या है? टोटल। तो टोटल कितना होगा भाई? 200 प्लस 125 कितने हो गए? 325 हुए।
कितने हुए 325, तो कौन सा सही है हमारा ये ई वाला। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्टली ये कर सकते थे कि आप अगर 30% असफल दिखा रहा है किसके IBPS के, तो जाहिर सी बात है कि 70% पास हुए होंगे। 70% बराबर 140, तो 100%, कोई भी संख्या क्या होती है अपने आप में 100% होती है, तो 100% बराबर क्या होगा, अगर 70% बराबर 140, तो 100% बराबर क्या होगा 200 होगा भाई। 1% का मान कितना आ गया 2, तो 100% का मान कितना 200 हुआ। तो ये माइंड में आप कर सकते थे, आपने किया भी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ऐसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार बताए हैं, और जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं वो आसानी से कर जाएंगे, और वो भी कम टाइम में। ठीक है, तो चलिए आप करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। लेकिन यही है कि आप क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो ध्यान से पढ़िए ही पढ़िए। ठीक, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। अब मैं बताता हूँ कि करना कैसे। क्या है, राजेश ने 15% वार्षिक दर से X रुपए का निवेश किया और 4 वर्षों के बाद उसे 2100 रुपए का साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि राजेश ने X प्लस 900 रुपए का 15% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए होते तो 2 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज प्राप्त होता। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपको सिंपल इंटरेस्ट जो दिया है वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स। एक्स मतलब क्या, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, फिर 900 बढ़ गया, जो हमारा एक्स की वैल्यू आएगी उसमें 900 जोड़ देंगे। और फिर क्या करेंगे, 15% की वार्षिक ब्याज से 2 साल का हम कंपाउंड इंटरेस्ट बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, जाहिर सी बात है कि बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर कह रहा है कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज है, तो सिंपल इंटरेस्ट में जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ किस पे इंटरेस्ट मिलता है, प्रिंसिपल पे, मूलधन पे। ठीक है, अगर 1 साल में मूलधन पे 15% मिल रहा है, 1 साल में प्रिंसिपल पे 15% मिल रहा है, तो 4 साल में कितना होगा, तो 4 साल में कितना होगा, तो 15 चौका 60। आप ये चीज़ जो है डायरेक्ट कर सकते थे, तो यहाँ परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 60/100 करते हैं। तो ये सीधा सीधा आप कर सकते थे कि 15 चौका 60, प्रिंसिपल का 60% जो है 2100 है, तो 100% निकाल सकते थे कितना होगा। तो मैंने आपको दिखा रहा हूँ कैसे। तो यहाँ 20×5 100, 20×3 60, यहाँ कितना हो जाएगा 3×7 700। ठीक, तो P का मान कितना आ जाएगा, 5 का गुणा 700 में किया तो कितना, प्रिंसिपल हमें कितनी मिल गई 3500, जो कि है कितना भाई, ये एक्स ही तो हमारा है। हमने P लिख लिया, यहाँ पे एक्स ही तो है, ये एक्स है भाई। तो एक्स बराबर हमें कितना मिल गया 3500। ठीक, अब कह रहा है कि राजेश ने क्या किया, अब हमें पास न्यू प्रिंसिपल, न्यू प्रिंसिपल हमारी कितनी आ जाएगी, एक्स प्लस कितना 900, तो कितना हो जाएगा 3500 प्लस 900 कितना होगा भाई 4400। कितना हो गया 4400। अब आप चाहो तो क्या है कि इसे आप फॉर्मूले के मेथड से कर सकते हो, लेकिन मेरा यही सजेशन है कि फॉर्मूला तो आप हमेशा, मैं आपको बताता हूँ आप करते भी हो,
लेकिन आप ज़्यादातर ट्राई कीजिए कि रेशियो मेथड का यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें 15% चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और टाइम भी दिया है 2 साल का, तो हम प्रिंसिपल एंड अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। 15% का मान कितना होता है भाई? जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि कितना होता है, 3/20। अब काफ़ी लोग कह रहे होंगे कि ये 3/20 कहाँ से है? अब भाई 15% है, 15 को अगर हम हटाएंगे परसेंटेज, तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, यही तो करते हैं। अब 5 हैं 15 और 5 20, 100, तो 3/20 आया कि नहीं आया? ठीक। अगर हमारी प्रिंसिपल 20 है तो 1 साल में कितना मिलेगा हमें? भाई 1 साल में 15% ब्याज भी तो मिलेगा। तो 1 साल में हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भाई? 20 का 15% कितना होता है? 3। तो बढ़ करके 20 से बढ़ करके कितना हो जाएगा? 3 बढ़ेगा तो 23 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया हमारा? 23। ये कितना आ गया? 20। ये 1 साल में हो गया, फर्स्ट ईयर। तो सेकेंड ईयर भी क्या होगा हमारा? यही होगा। 20 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 23 होगा। तो ये कितना आ जाएगा? आप सॉल्व कर लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना? 20 संयम 400 और 23 ते संयम 529। तो हमें यहाँ पे ब्याज कितना मिल गया भाई? 129। जब हमारा प्रिंसिपल 400 था तो हमें 129 रुपये ब्याज है। अगर हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे 4400 है, तब ब्याज कितना मिलेगा? 400 था तो 129, 400 यूनिट प्रिंसिपल था तो 129 यूनिट में क्या मिला? इंटरेस्ट मिला। अगर हमारा ये प्रिंसिपल 4400 है तो अब ब्याज कितना मिलेगा? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप कैसे करते हो, सीधा सीधा देख लो कि 400 यूनिट बराबर कितना? 4400। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? आप यही नहीं करते हो, 4400/400। ठीक। तो 129 यूनिट का मान क्या होगा? वही तो हमारा ब्याज होगा ना। तो 4400/400 गुणित 129 कर देंगे। 1 यूनिट का मान इतना था तो 129 यूनिट का मान कितना होगा? इतना। यही तो करते हैं। तो हम यहाँ से ये चीज़ें डायरेक्ट भी कर सकते थे, ठीक है, ये चीज़ हम डायरेक्ट भी कर सकते थे कि हम क्या करते हैं कि 129 यूनिट ब्याज मिला किस पे? 400 पे। तो 4400 पे कितना मिलेगा? 4400 गुणा कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो वही आया है, 129। अगर इसको 129 इधर लाएंगे तो 129/400 गुणित 4400 लिख सकते हैं, नहीं? ठीक। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 0 1 2 0, यहाँ कितना है? 11। अब 11 का गुणा 129 में किया तो कितना हो जाए? जाहिर सी बात है कि 9, 9 2 11, ठीक, 2 1 3 1 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। तो 1419 रुपये हमारा ब्याज मिलेगा। तो कौन सा सही है हमारा? इसमें से 1419 है ही नहीं है, तो नन ऑफ दीज, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि 1419 आया कहाँ से। ये था हमारा रेशियो मेथड। आप प्रॉपर बेसिक फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, लेकिन मेरा यही सजेशन है कि आप शॉर्ट करने के तरीके जरूर से जरूर करें, क्योंकि वो बेसिक तरीका है और आपको आता भी है, मैंने काफ़ी बार बताया भी है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है।
तो चलिए आपने कर लिया, आपका टाइम समाप्त हुआ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है एक बल्ले का विक्रय मूल्य 2 क्रमिक छूट 40% x% देने के बाद 720 हो जाता है और वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है। यदि बल्ला बेचने पर x% का लाभ होता है तो बल्ले का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो ये आप वेरिएबल दे दिया तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसे करना कैसे। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि डिस्काउंट जब दिया जाता है तो हमें वहां से क्या मिलता है, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो मिलता है। अगर आप किसी मॉल या दुकान पे जाते हो तो आप डिस्काउंट किस पे मांगते हो, जाहिर सी बात है कि डिस्काउंट आप उसकी मार्क प्राइस पे मांगते हो। दुकानदार क्या करता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देता है और उसके बाद वो आपको बेच देता है, तो वो क्या होती है, हमारी सेलिंग प्राइस। तो जाहिर सी बात है कि 40% अगर डिस्काउंट दे रहा है तो 40% का मान क्या होता है पहले आपको पता होना चाहिए। कितना होता है, 2/5 होगा। भाई जाहिर सी बात है 40% को 8% जाएंगे, भाग देंगे 100 से, तो 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, यही तो होगा। अगर हमारी मार्क प्राइस कितनी है, 5 है, तो 5 पर 40% का छूट दे रहा है, मतलब कितने का, 2 का छूट दे रहा है। तो 2 का छूट दे रहा है तो बेचेगा कितने पे भाई, मार्क प्राइस अगर 5 थी तो 2 छूट दे दिया, तो बेचा कितने पे, 3 पे। यही तो किया, ठीक। तो हमें क्या मिल गया, पहला डिस्काउंट हमें कितना मिल गया, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का फर्स्ट डिस्काउंट कितना था हमारा, कितना था, 5 का सामान हमें मिला कितने में, 3 में। लेकिन वो कह रहा है कि एक और डिस्काउंट दिया गया, कितने, x% का। तो x% का डिस्काउंट दिया तो x% का मान क्या होगा। अब भाई परसेंटेज हटाया हमने तो क्या हुआ, x/100 कर दिया। अगर हमारा मार्क प्राइस ये है तो x% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 100 पे x का डिस्काउंट दे रहा है। तो हमारा मार्क प्राइस अगर 100 है तो x का डिस्काउंट दे रहा है, तो बेचेगा कितने में, बेचेगा कितने में भाई, 100 माइनस एक्स। यही तो हमने यहाँ भी किया है ना। अगर 5 का सामान था तो 40% इसका डिस्काउंट दिया, मतलब 2 का डिस्काउंट दिया, तो 5 में से 3 2 गया, कितना, 3 आया था। तो यहाँ पे अगर हम 100 है तो 100 पे x का कितना होगा, x। तो x का डिस्काउंट दिया मतलब 100 में से x घटेगा, तो x हमने घटा दिया। ये हमारा क्या मिल गया, सेकंड डिस्काउंट। मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो हमें मिल गया। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 500, ये इसमें कितना हो जाएगा, 300 माइनस एक्स। ये क्या मिल गया हमें, मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो। यहाँ पे आगे दे रखा है कि बाद में 720 हो जाता है। यदि बल्ले का विक्रय मूल्य 2 क्रमिक छूट देने के बाद वो क्या करता है, 720, मतलब ये हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस है। छूट देने के बाद 720 रुपये में बेच रहा है और वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस ये है हमारा, ठीक। तो यहाँ पे एक बात बताइए कि यहाँ पे मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस की एक्चुअल वैल्यू भी दे रखी है, यहाँ पे हमें क्या, रेशियो भी दे रखा है। तो हम यहाँ से एक्स का मान नहीं निकाल सकते, जाहिर सी बात है निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस कितना आया यहाँ, मार्क प्राइस हमारा 500, यहाँ कितना है, 300 माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना है, मार्क प्राइस हमारा कितना है भाई, 1500, सेलिंग प्राइस कितना है, 720। तो अब सॉल्व करके एक्स का मान नहीं निकाल सकते, 5 3 15, ठीक, 24 ना 48 3 72, 240, 3 8 80 आ गया यहाँ। तो 80 का गुणा इधर कर दिया, 100 माइनस एक्स का इधर कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 80, 100 माइनस एक्स। एक्स को इधर लाएं, 80 को इधर लाएं, तो एक्स का मान कितना आ गया भाई, 20। कितना आ गया, 20। तो यहाँ पे बोला है ना कि यदि बल्ला बेचने पर x का लाभ होता है, तो x का मान मतलब 20% का प्रॉफिट होता है। x% बराबर कितना, 20% आ गया हमारा, 20% का प्रॉफिट। एक बात बताइए, कोई हमारा कॉस्ट प्राइस है, अगर हम उसको 20% प्रॉफिट पे बेचेंगे तो कितने पे बेचेंगे, 20% मतलब क्या, 1/5। तो अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 5 होगी तो हम इसको बेचेंगे कितने पे भाई, यही सी बात है कि सेलिंग प्राइस हमारा अच्छा होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस एट सेलिंग प्राइस का रेशियो मिल जाएगा, ठीक। कितना, 5 की वस्तु 6 में। और हमें सेलिंग प्राइस पता है ना, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारे पता है कितना है, 6 यूनिट का मान 720,
तो कॉस्ट प्राइस का मान हम नहीं बता सकते। 12×6 = 72, 12×5 = 60, कितना होगा? 600 रुपये। तो कौन सा सही है हमारा? ये बी वाला। ठीक, तो इतना आपने कर लिया होगा, और समझ जिन्होंने नहीं किया समझ में आ गया होगा। ये कहानियाँ जो लिखी है हमने, ये कहानी आपको नहीं लिखनी है, ठीक है? ये मत सोचिए कि इतनी लंबी कहानी आपको लिखनी है। आपको वही लिखना है जो आप याद नहीं रख सकते, ठीक है? तो इसमें से काफ़ी चीज़ें आप माइंड में ही सॉल्व कर लोगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है? लेकिन आप इसे ध्यान से ज़रूर पढ़िए। मैं हर बार यही कहता हूँ कि आप इसे कम से कम 2 बार ध्यान से ज़रूर पढ़िए। भाई ज़्यादा से ज़्यादा और पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 बार तो पढ़िए ही पढ़िए, ठीक है? क्योंकि उससे आपको क्या होता है कि पता हो जाता है कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, करना कैसे, ठीक है? वो माइंड में आपको याद हो जाता है कि ये क्वेश्चन मैंने किया है कभी ना कभी, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो न आता हुआ क्वेश्चन भी आप जो नहीं कर पाते वो भी कर जाते हो, ठीक है? तो चलिए करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। आप वेरिएबल दे करके कंफ्यूज मत हुआ करिए, जो दिया है बस वो करते जाइए, जो जो आपको पता है कि हाँ ये हमारा प्रोसेस है करने का, वो करिए, आपका आंसर आएगा। ये मत देखिए कि हाँ वेरिएबल दिया है, आप वेरिएबल पे जाइए मत, जो जो प्रोसेस आपको पता है कि इस क्वेश्चन में ऐसा प्रोसेस करना पड़ता है तो वो करिए आप, ठीक है? तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। क्या है, रमेश ने 2400 और शिवम ने 3200 का एक व्यवसाय में निवेश किया। रमेश ने टी महीने के और शिवम ने T+2 महीनों तक निवेश किया। यदि रमेश को कुल 1800 के लाभ में से 675 प्राप्त हुआ तो T/2 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आप क्या करते हो? अगर प्रॉफिट का रेशियो चाहिए तो आप क्या करते थे? इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम का गुणा करते थे, यही नहीं करते थे? तो आप यही करो। कौन कौन है? रमेश को R मान लिया हमने और शिवम को S मान लिया। रमेश ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 2400। शिवम ने कितना किया भाई? 3200। ठीक है, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ये इन्वेस्टमेंट है और टाइम कितना है भाई? इनका टी टाइम है, गुणा कर दिया टी टाइम से। यहाँ कितना है? T+2, T+2 से गुणा कर दिया। तो हमें अब क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा कि नहीं? मैंने बताया ना। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कट रहा है। यहाँ पे 8×3 = 24, 8×4 = 32। तो यहाँ कितना आ गया? 3T, रेशियो कितना? 4T+2। ये रेशियो आ गया किसका? रमेश एंड शिवम के प्रॉफिट का रेशियो। लेकिन एक बात और इसने दे रखी है कि रमेश को कुल लाभ में से 1800 में से 675, रमेश को कितना मिला है? 675। टोटल कितना है? 1800। तो शिवम को कितना मिला होगा? जाहिर सी बात है कि हम इसको 700 मान लेते हैं। तो 11 18 में से 700 गया तो कितना? 1100। 11 7 18, लेकिन 25 ज़्यादा हमने जोड़ा था भाई, तो 25 क्या करेंगे? इसमें उसमें से निकाल के इसमें डाल दिया, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये भी हमारा क्या है? प्रॉफिट का रेशियो है। प्रॉफिट, ये क्या है? प्रॉफिट का रेशियो है। तो यहाँ पे हम किसका? रमेश का 3T, 4T+2। यहाँ पे कितना है रमेश का? 675 एक्चुअल प्रॉफिट। इसका भी तो रेशियो हम निकाल सकते हैं भाई, रेशियो रेशियो सेम होगा ना। अगर एक्चुअल प्रॉफिट दिया है तो उनके बीच का रेशियो तो निकाल ही सकते हैं। तो अब क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो 25 दूना 50 और 25 सत्ते 175, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 9 त्रिक 27, 9 पचे 45। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, कट गया। अब 5 का गुणा इधर किया तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5T, क्योंकि यहाँ T में बचा था। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये कितना हो जाएगा? इधर गुणा होगा तो 4T, और 4 का गुणा अंदर 8 किया तो 8। यहाँ कितना हो जाएगा? T बराबर 8 मिल गया हमें। T बराबर कितना मिल गया? 8। तो T/2 का मान कितना होगा? तो T/2 का मतलब 8/2 बराबर 4। तो कौन सा सही है हमारा? ये बी वाला। ठीक, समझ में आ गया?
बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था। जो जो प्रोसेस आप करते हो वो प्रोसेस करो, आंसर अपने आप मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, फिर सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, आपने जो कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं वो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करो। ठीक है, आपको वेरिएबल दे रहा है वो अलग की बात है, आप पहले करो तो सही। ठीक, तो चलिए करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। अब मैं बताता हूँ इसे करना कैसा। ठीक है, कह रहा है स्थिर जल में नाव की गति धारा की गति से 140% अधिक है। यदि नाव की अनुकूल और प्रतिकूल दिशा की गति के बीच का अंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा 5 घंटे में अनुकूल दिशा में तय की गई दूरी बतानी है। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड है नहीं, आपने कर भी लिया है ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो सबसे पहले 140% का मान कितना होता है, तो 140% को क्या करेंगे, 140 में परसेंटेज को हटाया तो 100 से भाग दिया, तो 20 सत्ते 20 पंचे, तो 7/5 आ गया। ये हमें मिल गया 140 का रेशियो। कह रहा है ना कि धारा की गति से 140% है जी, मतलब कहने का अर्थ धारा कौन सी होगी, सी ए होगी। कह रहा है ना 140% अधिक, 5 का 140% कितना होगा, 7। तो बोट की गति कितनी होगी, जाहिर सी बात है कि 5 से 7 अधिक होगा तो कितना होगा, 7×5=12 होगा। बोला है ना स्थिर जल में नाव की गति, नाव की गति मतलब स्थिर जल में बोट की गति की बात कर रहा है। और धारा की गति से किससे तुलना कर रहा है भाई, धारा की गति से। मैंने बताया ना कि जिससे से बोल दिया जाए उसके मतलब क्या है कि वो बेस वाला होगा, आधार वाला। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। यहाँ पे मैं क्या मिल गया, बोट एंड करंट की स्पीड का रेशियो मिल गया, कितना 12:5 का रेशियो मिल गया। तो हम क्या मान लेते हैं कि बोट की स्पीड जो है वह 12x किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसकी कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, हमने मान लिया कि 12x और 5x। तो अब क्या बताइए, अब कह रहा है ना कि यदि नाव की अनुकूल और प्रतिकूल, तो अनुकूल गति क्या होगी, डाउन स्ट्रीम, और प्रतिकूल क्या होगी, अप स्ट्रीम। बीच का अंतर कितना दिया है, 10। इतना समझ में आ गया। आपको मैंने बताया कि यहाँ पे C बराबर क्या होता है, V डाउन स्ट्रीम माइनस V अप स्ट्रीम बटा 2 होता है कि नहीं। और यहाँ पे क्या दिया है कि C बराबर हमने क्या माना है, 5x किलोमीटर प्रति घंटा। V डाउन स्ट्रीम माइनस V अप स्ट्रीम का मान दे रखा है उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बटा 2 होगा ही। तो 2×5=10, 5x, 5 से 5 कैंसिल, तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो x का मान 1 आ गया, तो यहाँ पे b का मान कितना होगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा। रख दिया, यहाँ कितना आएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा। b और c का मान मिल गया। अब कह रहा है कि नाव द्वारा 5 घंटे में अनुकूल दिशा में, 5 आवर में डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए। तो अनुकूल दिशा में स्पीड क्या होगी भाई, v डाउन स्ट्रीम इंटू 5 आवर की बात कर रहा है। स्पीड कितनी होगी, स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों के अनुकूल दिशा में जोड़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 12×5=17,
गुणित 5, तो टोटल कितना 85 किलोमीटर आया, 85 किलोमीटर सॉरी। तो कौन सा सही है हमारा, ये सी वाला। अनुकूल दिशा में क्या होता है भाई, बोट की चाल प्लस करंट की चाल। अभी प्रतिकूल दिशा मतलब डाउन अप स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो क्या होते हैं वो घट जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, लेकिन बशर्ते आप इसे ध्यान से पढ़िए, और मेरा यही सजेशन है कि सॉल्व जरूर कीजिए। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आपको आपकी गलतियां पता नहीं चलेंगी। तो चलिए पढ़िए, फिर सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, आपने कर लिया। मेरी बारी है बताने की मैं करना कैसे है। ठीक है, तो कंटेनर ए में दूध और पानी का अनुपात 8:11 है। कंटेनर ए है कोई, उसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा कितना 8:11 का। कंटेनर बी में दूध की मात्रा कंटेनर ए की तुलना में 12.5% अधिक है। ठीक है, और कंटेनर बी में पानी की मात्रा कंटेनर ए की तुलना में 9.09% अधिक है। यदि दोनों कंटेनरों में पानी की कुल मात्रा 115 लीटर है, तो दोनों कंटेनर में दूध की कुल मात्रा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा आप करते जाओ, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कंटेनर ए है कोई, ये कंटेनर है, उसमें मिल्क एंड वाटर का क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है। उसने कितना 8 और 11 का रेशियो दे रखा है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास कितना मिल्क है, 8x लीटर मिल्क है और 11x लीटर वाटर है। इसमें क्या है, 8 लीटर एक्स वाटर है, 11x लीटर पानी है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कंटेनर में दूध की मात्रा कंटेनर ए की तुलना में 12.5% अधिक है। तो 12.5% का मान क्या होता है, जाहिर सी बात है कि 12.5% का मान कितना होता है 1/8। अब काफी लोग सोच रहे हैं 1/8 कहाँ से भाई, 12.5% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में जब चेंज करेंगे तो इसको 100 से भाग देंगे, हटाएं, परसेंटेज से हटाया तो 100 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे एक दशमलव है, कि दशमलव हटाना है तो 110 से नीचे गुणा करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया 25×5 125, और 25×4 100, यहाँ कितना 5×8 40। तो यहाँ 1/8 आया कि नहीं, यही मैं बताना चाह रहा था, ये 1/8 कहाँ से आया। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा 1/8 कहाँ से आया। तो वो बोला क्या है, उसने बोला ना कि कंटेनर ए की तुलना में 12.5% है। तो कंटेनर ए में कितना है मिल्क हमारा 8x, तो इसका 1/8 12.5% मतलब 1/8 कितना होगा x, बचेगा कितना x। तो कह रहा है ना कितना अधिक है, 12.5% अधिक है। मतलब कहने का अर्थ मिल्क अगर हमारे यहाँ पे 8x था, तो यहाँ पे बी में कितना होगा मिल्क एंड वाटर, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, अगर ये 8 था तो 12.5% भाई कितना होगा 8x 12.5% कितना x। तो ये कितना अधिक है, मतलब एक अधिक है, तो यहाँ 9x हो जाएगा। आगे कह रहा है कंटेनर बी में पानी की मात्रा कंटेनर ए की तुलना में 9.09% अधिक है। अब आपको पता होना चाहिए कि 9.09% का मान कितना होता है, तो कितना होता है भाई 1/11 होता है। ठीक है, इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे तो 1/11 ही आएगा। ठीक, तो 1/11 होता है। तो कह रहा है ना कि इतना अधिक है, तो भाई ए हमारा वाटर कितना है 11x, तो इसका 1/11 कितना 9.09% मतलब 1/11 कितना होगा x ही होगा। तो x अधिक है, इसमें वाटर कितना था 11x था भाई, x अधिक मतलब 1 अधिक मतलब
12x हो जाएगा यहाँ। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि दोनों कंटेनरों में पानी की कुल मात्रा, इसमें पानी की मात्रा इसमें पानी की मात्रा देखा जाए तो कितना है भाई, समान है ना, एक्स के रूप में भी यहाँ भी है, एक्स के रूप में यहाँ भी, तो टोटल कितना है 23x है। हमारे यहाँ से देखा जाए तो टोटल कितना है वाटर 23x, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं 115 लीटर है, तो 123x बराबर 115, तो x बराबर कितना 5। अब हमसे पूछ क्या रहा है, तो दोनों कंटेनर में दूध की कुल मात्रा, तो दूध की कुल मात्रा कितनी होगी भाई, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे कितना 9 8 17x, तो 17x का मान हमें पता है 5, 17 पचे 85 लीटर, कितना है 85 लीटर, तो कौन सा सही है हमारा, ये बी वाला। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, काफ़ी हार्ड क्वेश्चन नहीं था, जो वो कहता जाए वैसा वैसा करते जाइए, आपका आंसर आपके सामने होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। अगर आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है तो आप साथ के साथ सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। अगर आपको टाइम लगता है आज तो कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट 5 मिनट जो भी लगता है लगने दीजिए, लेकिन आप यही अगर आप डेली बाय डेली प्रैक्टिस करते रहें तो आप स्पीड जो है 2 या 3 महीने बाद देखेंगे कि कितनी इम्प्रूवमेंट हो गई। जो 10 मिनट लगता था, हो सकता है कि आपको टाइम लग रहा है वो 2 मिनट 1 मिनट में चेंज हो जाए। काफ़ी लोगों के तो 10 सेकंड में चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही उनको याद आ जाएगा कि ये ऐसा प्रोसेस है। आधा कैलकुलेशन माइंड में हुआ और आधा कैलकुलेशन पेज पे हुआ, और उसमें से आधा ही लिखना है आपको। ठीक है, जो याद नहीं रख सकते, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो याद नहीं रखा जा सकता वही हम पेपर पे यूज़ करते हैं, और तभी हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर सिलेक्शन चाहिए तो आधा से ज़्यादा कैलकुलेशन हमें अपने माइंड में करना होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। अब मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है दो इनलेट पाइप पी और क्यू टंकी को कम से 12 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। पाइप आर एक आउटलेट पाइप है जिसकी कार्य क्षमता पाइप क्यू से 33.33% अधिक है, तो पाइप क्यू पी क्यू आर मिलकर जो है टंकी को कितने समय में भरेंगे। ये भी वो टाइम एंड वर्क का ही सवाल है। ठीक है, तो कह रहा है कि पी कितने टाइम में भरता है 12 मिनट में, क्यू कितने टाइम में 20 मिनट में, तो इनकी इफिशियंसी हम निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया टाइम, टोटल वर्क निकाल लिया, कितना होगा यहाँ पे 60। टोटल वर्क भाई, टोटल वर्क क्या, इनका एलसीएम ले लिया, 12 और 20 का एलसीएम कितना 60। अब हमें क्या मिल गया इफिशियंसी, तो इफिशियंसी कितनी होगी हमारी, 60 में 12 से भाग दिया, तो यहाँ कितना होगा 5, क्योंकि आपको पता है कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। अगर इफिशियंसी चाहिए तो टोटल वर्क में टाइम से भाग दोगे, तो टाइम टोटल वर्क में टाइम से भाग दिया तो कितना आ गया हमारा 5, यहाँ पे कितना आ गया 3। एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे ये भर रहे हैं तो हमने इसको क्या किया प्लस ले लिया, तो इफिशियंसी भी क्या आएगी हमारी प्लस में ही आएगी। ठीक, अब कह रहा है कि एक आउटलेट पाइप है आर, ठीक है, जिसकी कार्य क्षमता पाइप क्यू से 33.33% अधिक है। तो 33.33% का मान पहले क्या होता है एक बार बताइए, 1/3, जाहिर सी बात है आपको पता है। तो इस क्यू का से कितना अधिक है, अगर इसका 3 है तो इसका 33.33% कितना होगा 3, कितना होगा 1 होगा, कितना है अधिक है, मतलब अगर इसका ये 3 है तो इससे 1 अधिक है, मतलब आर की इफिशियंसी कितनी होगी, कितनी होगी 4 होगी। लेकिन वो आउटलेट पाइप है, मतलब खाली कर रहा है, अगर हम भरने वाले को प्लस ले रहे हैं तो खाली करने वाले को क्या लेंगे माइनस लेंगे। अब कह रहा है कि तीनों पाइप, तो P प्लस क्यू प्लस आर तीनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी कितनी होगी भाई 5 ये भर रहा है प्लस 3 ये भर रहा है और ये 4 खाली कर रहा है, तो माइनस, तो 5 3 8 में से 4 गया 4 प्लस का 4 आया। ठीक, तो अब कह रहा है ना कि P प्लस क्यू प्लस आर द्वारा टाइम कितना लगेगा,
टुगेदर अगर चलें तो टाइम कितना लगेगा, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी तीनों की। अगर तीनों साथ में काम कर रहे हैं भाई तो इफिशियंसी भी तीनों की होनी चाहिए ना। तो टोटल वर्क कितना हमारा 60 और तीनों की इफिशियंसी कितनी है 4। तो ये कैंसिल हो गया, कितने घंटे में ये भर देंगे 15 घंटे में, 15 मिनट से, सॉरी मिनट की कहानी चल रही है ना, तो मिनट में भर देंगे। ठीक, क्योंकि भाई 2 लोग भर रहे हैं तो एक खाली भी तो कर रहा है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। मैंने कहा ना जैसा जैसा कहता जाए वैसा वैसा आप करते जाओ, आपके आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो या हमारा पढ़ाना ये जो आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए, ताकि इनको भी इस लेक्चर का, हमारे पढ़ाने के तरीके से उनको भी प्रॉफिट मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।